बिल्कुल इस प्रकार का प्रिपेयर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है। ये आपका PYQ पेपर है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। वीडियो को लाइक जो करेगा उसके भगवान 95% जरूर दिलाएं। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी श्रेणी का अगर nवां पद इतना है 2n+1 है तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो हर एक प्रश्न को मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमें nवां पद दे रखा है, an बराबर दे रखा है 2n+1। हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। यानी n के जगह पे 10 रख देना है। n की जगह पे क्या करना है, 10 रख देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20+1 यानी कि क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21। यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में आपसे बोल सकता था कि शार्वंतर निकालो। शार्वंतर को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, डी से दर्शाते हैं। तो बच्चों ट्रिक क्या होती है इसमें, ट्रिक मैं बता देता हूँ। जो भी n का गुणज होगा चिन्ह के साथ, यहाँ प्लस का 2 है तो शार्वंतर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, शार्वंतर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अगले बारे में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो प्यारे बच्चों त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r क्या होती है, जो भी व्यास होता है उसकी आधी हो जाती है। 2 से भाग देंगे, 2 7 14, कितनी होगी, त्रिज्या हमारी 7 हो जाएगी। तो हमें बोल रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 4πr²। ठीक है बच्चों, तो 4π का मान क्या होता है, 22/7 और त्रिज्या हमारी पास है 7, r² यानी कि r को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि भैया एक 7 से तो एक 7 कट गया। अच्छा, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 22 चौके 88, गुणे में कितना है 7। तो यहाँ 7 × 56 हासिल लगा 5, 7 × 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज ABC में अगर AB 6√3 है, AC 12 है, BC 6 है तो B कोण कितना होगा, B कोण 90 डिग्री ही होगा। कैसे, देखिए समकोण, जो समकोण त्रिभुज की बात हम करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो छोटे दो भुजा हैं अगर उनका वर्ग करके जोड़ दिया जाए और बड़े वाले के बराबर आ जाए, बड़ा वाला क्या है यहाँ पर 12 है, क्या इसके बराबर आ रहा है, देखते हैं। 6 का वर्ग करोगे 36, गुणा √ का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, यहाँ पे भी 36। 12 का वर्ग क्या होता है, 144, 12 गुणा 12 144। तो यहाँ से 36 आ जाएगा, उभयनिष्ठ 3, 36 एकम 36। तो 36 × 4, 36 3 और 1 4 होगा, 36 × 4 कितना होता है, 36 × 4 होता है 144। इधर भी 144, इधर भी 144। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है। यानी कि कोण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय में कब लगता है, जब समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, ये हो गया। कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो जो पासा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां, पासा बोले तो लूडो, और लूडो पे जो हमारे परिणाम होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम होते हैं। अगर इसमें से विषम संख्या की हम बात करें, विषम संख्या 1 3 5, वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम कहते हैं। तो हमें विषम संख्या की क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम, क्या होता है बच्चों, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है, विषम संख्या में, विषम संख्या की बात कर रहे हैं तो संभव परिणाम है 3, और कुल परिणाम पासे में कितना है, 6 है। तो कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे समान संख्या से काट दिया हमने। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिला, 1/2। ठीक है, 1/2 मिला। अगले प्रश्न पे आ जाओ।
बच्चों छठा क्वेश्चन सिलेबस पे नहीं है, 7वें में हम आ जाते हैं। जो सिलेबस पे नहीं है वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, फालतू में आपको टेंशन हो जाएगी, है ना। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये ऐसे प्रश्न है बच्चों जो हर साल आते हैं और बोर्ड्स के पूछे गए प्रश्न है, तो आप समझ ही सकते हैं। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना हो। हमें शून्यकों का योग अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, ये वर्णात्मक प्रश्न है, तो आप ऐसे लिखना दिया है करके, डिटेल में दिया है, ठीक है। शून्यकों का योग दे रखा है 0 और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है √5, ठीक है, ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये हमें ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, ये सूत्र होता है। मान रखो x², शून्यकों का योगफल है 0 गुणा x और शून्यकों का गुणनफल है √5, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस का √5, क्योंकि 0 गुणा कुछ भी हो क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी, कहीं पे भी हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति बताइए। तो जब जब बात करेगा मूलों की प्रकृति, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, विविक्तिकर, ठीक है। तो 8वें प्रश्न में आ जाते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है। तो द्विघात समीकरण क्या दे रखा है अपने को, x² माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है। तो यहाँ देखो, चूंकि ए क्या होता है, x² का गुणज, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है, चिन्ह के साथ प्लस का 1। बी क्या होता है, x का गुणज क्या है, माइनस का 4, और सी क्या होता है, अचर पद 4, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो हमें क्या निकालना होगा बच्चों, विविक्तिकर निकालना होगा। तो यहाँ निकालेंगे विविक्तिकर, डी बराबर जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो b हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस के 4, 4, a का मान है 1, c का मान है 4, माइनस कवर करने में प्लस होता है, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16, 4 1 कम 4, 4 चक्कू 16, 16 में से 16 घटा देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि विविक्तिकर, चूंकि विविक्तिकर शून्य है, क्या है, शून्य है। तो शून्य होने पे क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। अगर डी का मान प्लस में आता, कोई भी धनात्मक मान आता, तो भी वास्तविक होता, मूल भिन्न भिन्न होते हैं। और अगर डी का मान नेगेटिव आ जाता, माइनस में आ जाता, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त कितना ही बड़ा हो सकता है, तो वृत्त, इसका उत्तर हो जाएगा, सीधा उत्तर लिखोगे, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उत्तर क्या होगा, अनंत। जैसे मैं आपको एक वृत्त बना के दिखाता हूँ, ये हमारा वृत्त है, वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 1 2 3 4 5, है ना, अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित घटना की कितनी प्रायिकता होती है। अगर घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता का मान 1 होगा, सीधा उत्तर 1 आ जाएगा। और यहाँ लिख देता अनिश्चित घटना, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में आ जाते हैं। दो संख्याएं, जब दो संख्या होगी तो एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी। तो मैंने बड़ी वाली संख्या को x मान लिया, छोटी वाली संख्या को y मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x तथा
छोटी संख्या क्या है, y है, ये हमने मान लिया। अब आ जाओ प्रथम शर्त में आ जाते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर बोले तो घटाना, घटाते किसमें से, बड़े वाले में से जब छोटा वाला घटा दोगे तो कितना आता है, 26 आता है। पहले शर्त से पहला समीकरण आपको मिल गया। फिर आ जाओ द्वितीय शर्त में, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में यह बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है, 3 से गुणा कर दिया, छोटे वाले में ही गुणा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 1, एक बार लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या है, 26 है। तो x का मान क्या है अपने पास, 3y है, रख देंगे x की जगह पर 3y। पहले से y है यहाँ पर, 3y में से 1y घटाओगे 2y आ जाएगा, 2y बराबर 26। फिर देखो ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 3 6। तो y है जो छोटी संख्या है वो हमें मिल जाएगी 13। अब इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, चूंकि x बराबर हमारे पास है 3y, y की जगह पे हम रख देंगे 13, तो 13 3 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x का मान, 13 3 39। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 39 होगी, छोटी संख्या हमारी कितनी होगी, 12 होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे कॉस थीटा का मान 4/5 है, तो इसका मान बताओ, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग, इसका मान कितना होगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो दिया है अपने को, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस थीटा, कितना दे रखा है, 4/5। ठीक है, सो बच्चों हम एक ट्रिक जानते हैं, क्या जानते हैं, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लौ से लंब, ए से आधार, क से कर्ण। तो आप जानते हैं यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, नीचे क्या होता है, कॉसिक, सेक, और यहाँ होता है कॉट। हमें क्या दे रखा है बच्चों, कॉस, कॉस का मतलब आधार बट्टे कर्ण दे रखा है। ये हमारी क्या है बच्चों, आधार है, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, कर्ण है। तो ये जानकारी हमें मिल चुकी है, इस आधार पे एक चित्र बना लेते हैं। जानकारी जब मिल जाए तो उस आधार पे एक चित्र बना लो। चित्र बना के आप कर सकते हो, या दूसरा तरीका भी है मेरे पास, बिना चित्र से भी हो जाएगा, सूत्र से हो जाएगा। देखो कॉट है, कॉसेक है ना, तो सूत्र से निकालते हैं। तो देखो कॉट निकालने के लिए, कॉसेक निकालने के लिए साइन चाहिए। अच्छा साइन पे आ जाते हैं, साइन निकाल लेते हैं, सूत्र से निकालते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये इससे और आसान है, बस सूत्र याद होना चाहिए। अब यहाँ मान रखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा का मान क्या है बच्चों, 4/5 है, 4/5 है, हमने रख दिया। थोड़ा आगे हल करते हैं। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है जी, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, सो लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, फिर इसके गुणा इसके साथ, 25 से कम 25 माइनस 16 1 कम 16, घटाएंगे तो 9/25। 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का वर्गमूल 5, 3 3 9, 5 बचे 25। तो साइन थीटा हमें क्या मिला, साइन थीटा मिला हमें 3/5। लेकिन हमें साइन थीटा नहीं, हमें तो क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए कॉट और कॉसेक। ओके, तो आप जानते होंगे कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम। तो यहाँ क्या होगा, जो नीचे वाला है वो आ जाएगा ऊपर,
और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ये हमें कॉसेक थीटा मिल गया। फिर हमें प्रश्न में कॉट थीटा भी चाहिए। कॉट थीटा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो कॉस थीटा तो प्रश्न में दे ही रखा है 4/5, और साइन थीटा जस्ट अभी आपने निकाला 3/5। ठीक है ना। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर से बचा 4, नीचे से बचा 3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न में जो हमें निकालना है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्ग। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा हमें कितना मिला? 4/3, और कॉसेक थीटा हमें क्या मिला था? 5/3 वर्ग। इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3 है, लॉस ऑफ दोनों के बट्टे में सेम टू सेम है, तो वही आ जाएगा। जब नीचे सेम हो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। ठीक है, 2 है ये, तो 5 और 4 कितना होता है? 9, बट्टे में है 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। 3 को 3 से गुणा करना है, 3 तिया 9 आ जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? 9। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। जबरदस्त क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है? क्या बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो, हमारे पास 3 बिंदु हैं। एक यहाँ मान लेते हैं, कि यहाँ मान लेते हैं, कि यहाँ मान लेते हैं। एक का नाम दे दो ए, 3,2 दे रखा है। एक का नाम बी दे दो, जो कि हमें दे रखा है -2, -3। और एक का नाम सी दे दो, जो कि हमें दे रखा है 2,3। त्रिभुज के 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं को मिलाओगे तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा वो भी आपको बताना है, बताऊंगा मैं। तो 3 बिंदु है तो 3 बीच की दूरी निकलेगा, ए से बी, बी से सी, और ए से सी। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? 2 बिंदुओं की दूरी वाला, बीच की दूरी वाला। तो ए बी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, यही होता है। तो यहाँ पर रखते हैं। तो देखो, x1 क्या होगा? पहला वाला x1, x दूसरा वाला ये x2, माइनस, और ये माइनस 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 हमेशा प्लस हो जाते हैं। y1 कितना है अपना? 2, y2 कितना अपना? -3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5, ये क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग। और ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार है आपका 5 का वर्ग। तो अंडर से बाहर आके ये हो जाएगा 5, एक घात कम हो गई, 2 का जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रहा। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें कितनी मिली? 5√2 मिली। अब हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे दोस्त? बी सी निकालेंगे इसी सूत्र से। ठीक है, तो x1 क्या है अपने पास? -2, x2 कितना है अपना? +2, x1 - x2 का वर्ग। y1 कितना है मेरा? -3, माइनस y2 कितना है? 3। हल करते हैं, -2 -2 -4, -3 -3 -6, माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, और यहाँ पे 52, 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा 2√13। ठीक है, ये कितना आ गया? 2√13 आ गया, ये वाला। अब हम निकालेंगे ए सी। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? ए सी निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी। तो देखिए, ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये मेरा क्या है बाबू? x1, और x2 क्या है मेरा? 2 है, x1 - x2 का वर्ग, प्लस y1 कितना है मेरा? इधर वाला y1 2, और y2 कितना है? 3। तीन में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, √2 आ गया, ये आ गया √2। अब
त्रिभुज है या नहीं है आपको कैसे पता लगेगा? तीनों बीच की दूरी तो हमने निकाल दी। अगर किसी भी दो बीच की दूरी को अगर हम जोड़ लें, ठीक है, किसी भी दो बीच की दूरी को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो इसको और इसको जोड़ोगे इससे बड़ा होगा, इसको और इसको जोड़ोगे इससे बड़ा होगा, इसको और इसको जोड़ोगे इससे बड़ा होगा। ठीक है, कह रहे हैं लिखेंगे चूंकि, आंसर में क्या लिखना है, चूंकि किसी भी दो बीच की दूरी का योग तीसरे से अधिक है, इसलिए त्रिभुज बनेगा। अगर कम होता तो नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों बीच की दूरी अलग अलग है। अब कैसा त्रिभुज बनेगा वो बताने, तो लिखेंगे चूंकि तीनों बीच की दूरी ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी ए के, बीच की दूरी अलग अलग है, इसलिए यह विषम बाहु त्रिभुज है, यह आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं दी गई आकृति में ये जो डी ई है इस ए सी के समानांतर है, तो इस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है डी ई। ये जो डी ई है जो दिया है वो लिख देंगे डी ई समांतर है बी सी के। डी ई समांतर बी सी होने पे हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ लगा देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, बी ई बट्टा ए सी किसके बराबर होगा, बी डी बट्टा डी ए। ठीक है जी, अब मान हम रखते हैं। तो बी ई कितना है अपना, एक्स है, ई सी कितना अपना 4 है, बी डी अपना 3 है, और डी ए भी अपना 3 है, 3 एकम 3। तो देखो 4 बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा, 4 एकम 4। तो एक्स का मान कितना होगा, 4 होगा। एक्स का मान कितना होगा, 4 होगा। अथवा करके आ जाता, अगले प्रश्न में आ जाओ, या तो वो करना है या फिर ये करना है। इसमें हम आ जाते हैं। सो देखिए हमें क्या दे रखा है कि नीचे त्रिभुज में है ना, ये त्रिभुज दे रखा है पी क्यू जो है, ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर। तगड़ा क्वेश्चन है। तो सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू ओ आर एस ओ के समरूप है। क्योंकि ये भुजा इसके समानांतर है, तो आप जानते हैं यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वही कोण बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा। ये जब आप हल करोगे, ये चित्र बनाना है आपको पेपर में। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज आर एस ओ में। ठीक है, तो देख पाएंगे कि भैया जो पी कोण है वो इस एस कोण के बराबर है, और जो आर कोण है, सॉरी जो क्यू कोण है वो इस आर कोण के बराबर है। जब त्रिभुज के दो कोण बराबर दिखा देते हो, और दोनों क्यों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, अतः कौन सा नियम लग जाएगा, जब किसी संगत दो त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है एंगल नियम से। ठीक है, जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर एस ओ के।
ठीक है जी, यही आपको सिद्ध करना था। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता इक्का है, लाल रंग का है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 15वें नंबर पे आ जाओ। देखो, ताश की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते, उसकी दो कैटेगरी होती है, ठीक है। एक होता है लाल और एक होता है काला। लाल में भी 26 पत्ते होते हैं, काले में भी 26 पत्ते होते हैं। लाल के फिर से दो कैटेगरी हो जाते हैं, हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। काले की भी दो कैटेगरी हो जाते हैं, हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। ये चित्र भी एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। हर कैटेगरी में एक इक्का रहता है। तो पहले वाले में आ जाओ, कौन नंबर पे। गड्डी में इक्के कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। हर कैटेगरी में एक एक इक्का है, तो 4 कैटेगरी है, 4 इक्का। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इक्का आने की प्रायिकता। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना है? 1 का 4 है। संभव परिणाम 4, कुल परिणाम कितना है? 52 है। काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। उत्तर आ जाएगा 1/13। अब ख नंबर पे आ जाओ। ख नंबर में क्या बोला गया बच्चों? लाल रंग का पत्ता है, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है। तो लाल पत्ते कितने हैं जो हमारे पास? लाल पत्ते हैं 26। लाल पत्ते कितने हैं? 26। संभव परिणाम 26, कुल परिणाम है 52। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52। आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अथवा करके हैं, उससे भी तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक जार में कुल 24 गेंद है। एक जार मतलब एक डब्बा हो गया कोई भी, ये जार है, इसमें कुल गेंद है 24 दिया है। क्या दे रखा है? कुल गेंद 24 दे रखा है। कुछ हरी गेंद है, कुछ नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और इसके हरी होने की प्रायिकता 2/3 है। माना हरी गेंद अगर x है, ठीक है, कुछ इसमें ना कुछ नीली है और कुछ हरी गेंद, यही दो प्रकार की गेंद है। अगर हरी गेंद x है तो नीली गेंद कितनी होगी? क्योंकि कुल गेंद हमारे पास कितनी है बच्चों? 24 है। तो नीली गेंद क्या होगी? 24 में से हमें क्या घटा देना है? x घटा देना है। टोटल में से इतना घटा देंगे तभी तो नीली बचेगा। अगर आपके पास 10 रुपए, आपके पास 2 रुपए, आपके भाई के पास कितना होगा? 8 रुपए। 10 में से 2 घटाए तभी तो मिला ना 8। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? नीली गेंद की प्रायिकता में दे रखी है, नहीं हरी गेंद की प्रायिकता में दे रखी है। ठीक है, चूंकि प्रायिकता हरा होने की प्रायिकता में क्या दे रखा है बच्चों? प्रश्न में 2/3 दे रखा है। ठीक है, तो हरा होने की प्रायिकता संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम x है, कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 24, और ये चीज 2/3 के बराबर दे रखी है। तो हमें नीली गेंद की कितनी होगी ये बताना है। अब देखो, कटेगा नीचे से कटता है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, गुणा करोगे 8 दूनी 16, यानी कि हरी गेंद हमारे पास कितनी होगी? 16 गेंद। लेकिन हमसे हरी गेंद नहीं पूछा है, हमसे नीली गेंदों की संख्या पूछी है, इसीलिए नीली गेंद कैसे निकलेगी? 24 में से x घटाना होगा, x हमें मिला है 16, तो नीली गेंद आ जाएगी 8। नीली गेंद क्या आ जाएगी? 8। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारा बन गया आराम से। अगले वायरल प्रश्न पे आ जाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल ऐसा क्वेश्चन एक आता ही आता है, हर साल। अंडर रूट 7 आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, आएगा ही आएगा। एक अभाज्य संख्या आ जाएगी, उसके ऊपर अंडर रूट लिखा होगा। तो क्या लिखते हैं, उल्टा मान लेते हैं। माना अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, उल्टा मान लिए हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसे आप p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 नहीं हो सकता। p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तथा जो HCF होता है p और q का, वो 1 होना चाहिए। ये लिखना अनिवार्य है, अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बट्टे में लेनी है 1 और कर देनी है तिरछी गुना। p एक कम p और ये हो जाएगा अंडर रूट 7 क्यू। फिर हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर। p का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, q का वर्ग हो जाएगा q स्क्वायर। यहाँ गुणज में क्या है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 7 से विभाजित है, इसलिए p भी 7 से विभाजित होगा। ये नियम है। अगर कोई किसी संख्या का स्क्वायर किसी से विभाजित होता है तो उसका वर्गमूल भी उसी से विभाजित होता है। ठीक है। तो p भी 7 से विभाजित होगा। अब फिर से आ जाओ, फिर से आपको मानना है, माना p बराबर मानना, यहाँ 7 है, 7 लिखोगे, माना p बराबर 7 है। ये एक्चुअली एक प्रमेय होता है, प्रमेय के चरण फिक्स होते हैं, ये आपको करना ही है। कई टीचर बोलेंगे मैं इससे शॉर्ट कर दूंगा, मैं इससे सरल कर दूंगा, नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे। इससे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही करना है, क्योंकि ये प्रमेय है, प्रमेय ऐसे ही होते हैं। फिर आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, उसी तरीके से वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो p का वर्ग हो जाएगा p स्क्वायर, 7 गुणा 7 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, और r का वर्ग करेंगे r स्क्वायर। फिर से p स्क्वायर आ रहा है तो आपकी बार यहाँ p स्क्वायर का मान रख देंगे। यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर का मान रखने पर हम क्या करेंगे, p स्क्वायर का मान रख देंगे। यहाँ से p स्क्वायर का मान क्या है बच्चों, 7 क्यू स्क्वायर है। ठीक है। 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 7 7 49। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 r स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं है। सो देखो बच्चों, यहाँ पर गुणज फिर से क्या आ गया, 7 आ गया। तो आपको क्या लिखना है, क्यू स्क्वायर है ना, चूंकि क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया क्यू भी 7 से विभाजित हो रहा है, पी भी 7 से विभाजित हो रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि पी व क्यू दोनों 7 से विभाजित है, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 7 से कट रहे, 7 तो हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ कितना रहा, 7 है। हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया ना, परिमेय संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है, P और Q का HCF 7 आ रहा है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो HCF 1 देनी चाहिए, ये तो 7 दे रही है।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। तो लास्ट में लिख देंगे इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी में अथवा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो हमें क्या दे रखा है, अथवा में देखो क्या दे रखा है, यदि 1261 और 1100 का HCF, हमें HCF दे रखा है दो संख्याओं का, 1261 को 167 का, कितना दे रखा है 97। तो हमें क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखोगे अब हम जानते हैं क्या जानते हो तुम कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM। ये नियम है। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 1261, दूसरी संख्या 1067, HCF है 97 और LCM हमें निकालना है। ये गुणे में बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में तो 97 से पहले इसमें भाग देंगे हम 1261 में। 97 एक कम 97, 16 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। इसने हासिल दिया था 11 में से 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 29 बचेगा, 1 आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 7 21 हासिल लगा 2, 9 7 9 9 27 और 2 29, घटाएंगे तो 0। कितनी बार गया, काटा तो हमने 13 बार। अब हमें क्या करना, 13 को गुणा कर देना है 1067 में, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा LCM। तो बच्चों मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बताओ कि गुणा करके कितना आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया अपना आराम से। अगले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे, A का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण के मूल समान है। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखो दिया है हमें द्विघात समीकरण जो दे रखा है उस पर लिख देंगे A - 12 x² 2A - के 12 x प्लस के 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, अपने पास A के स्थान पर क्या है, स्मॉल a नहीं कैपिटल में लिखना। A क्या होता है x² का गुणज, ठीक है, और B क्या होता है हमारा x का गुणज, यह है x का गुणज 2 गुना A - का 12, और C हमारा क्या होता है अचर पद 2 है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया, मूल समान है, मूल समान है। जब मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान 0 होता है। ठीक है, यानी कि B² - के 4AC इसका मान क्या होता है बच्चों 0 के बराबर होता है। तो B हमारे पास क्या है 2A - के 12, 4 A का मान है A - के 12 और C का मान है 2। ये माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, वर्ग करोगे 2 दूनी 4 और इसकी घात 2 लग जाएगी, इसका भी वर्ग कर दिया इसका भी वर्ग कर दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, ये इधर आ जाएगा
माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो ये गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, तो इससे काटेंगे तो एक घात कम हो जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास a माइनस 12 बराबर 2। तो माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 12, तो a का मान क्या आ जाएगा 14 आंसर। तो बच्चों इसके में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे जो कि बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं।